प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर विभाजित प्रमेयिका। यह क्या होती है? यह होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह कहाँ से आया? ठीक है, तो इसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल इसे अल्फ़ाबेट के रूप में लिख दिया गया है। जैसे आर से रिमाइंडर और की क्यू जो है भागफल को दर्शाता है, आर शेषफल को दर्शाता है, क्यू जो है भागफल को दर्शाता है और बी जो है भाजक को दर्शाता है, ए जो है क्या है? भाज्य को दर्शाता है। ठीक है, किसे दर्शाता है? इसे हिंदी में इस रूप में लिख दिया गया है। न्यूक्लियर विभाजित प्रमेय का मतलब इस रूप में हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अपना है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? दिया है 135 और 225 का हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले तो भाग विधि वाला तरीका पता है। जो छोटा होता है वह क्या होता है? वह होता है भाजक, और जो बड़ा होता है वह क्या होता है? भाज्य। यानी 225 में हम लोग 135 से भाग देते हैं। यही तरीका आज तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अभी तक तो यही पढ़ा है। 135 में भाग देते हैं तो 135 से कम 135, यानी आया कितना? 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक कैरी लाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? आएगा 9। ठीक है, यह जो शेषफल बचा है यह बाद में क्या हो जाता है? यह हो जाता है भाजक, और जो भाजक था अब यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है जो भाजक था वह भाज्य हो जाता है। फिर हम भाग देते हैं तो क्या आता है? 90 कम 90, 90 कम 90, फिर घटेगा 5 में से 0 घटेगा 5 आएगा। यहाँ कितना? 13 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा, 45 आ गया। फिर जो शेषफल आया इसे हम क्या बना लेते हैं? इसे फिर से हम वही काम, इसे हम भाजक बना लेते हैं। जो भाजक था उसे हम क्या बना लेते थे? उसे हम बना लेते थे भाज्य। ठीक है, फिर भाग देते थे 45 दूना 90। यह प्रक्रिया कब तक चलती थी? जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता था। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता था। वही चीज़ यहाँ पर न्यूक्लियर विभाजित प्रमेय में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ एक कंडीशन अप्लाई की गई है, जहाँ 0 ग्रेटर देन या इक्वल आर, ग्रेटर देन इक्वल आर, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी। क्या? बी हमेशा क्या होगा? आर से बड़ा होगा, और आर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? देख रहे हो? हमेशा देखो यह क्या हो गया। देखो जहाँ ए बी है, बी मतलब भाजक मतलब 135। यहाँ शेषफल कितना है? 135 से छोटा है। 135 से शेषफल आर हमेशा छोटा है, यानी बी बड़ा है। और देखो आर, और आगे देखते हैं यहाँ, यह जो जब बी हो गया, जब यह क्या हुआ? बी हुआ तो शेषफल क्या है? इससे छोटा ही हुआ। फिर यहाँ पर देखो जब शेषफल 0 हो गया तो बी क्या हुआ? इससे तो आर, बी क्या हुआ? बी तो ऑलरेडी बड़ा ही है, आर छोटा ही है। आर क्या है? आर 0 के बराबर हो गया या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एल्गोरिथम प्रमेय में लिख देते हैं, एल्गोरिथम नियम में लिख देते हैं। पहले स्टेप में यानी पहले हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? ए बराबर न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यानी इस रूप में लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे कितना? 135 गुणे भागफल कितना आया है? भागफल आया है 1, प्लस शेषफल कितना आया है? 90। यह हो गया अपना पहला स्टेप। कब तक करना है? जब तक आर की वैल्यू क्या हो जाए? 0 ना हो जाए। आर की वैल्यू यहाँ पर जब तक 0 ना हो जाए, तो फिर से यह 135 जो यहाँ था वह 135 इधर आ गया। दूसरा स्टेप इसका क्या हुआ? दूसरा स्टेप 135 अब क्या हुआ? अब 135 भाज्य बन गया, भाज्य बराबर ए बन गया। यानी किससे भाग दिए थे हम लोग? 90 से। 90 गुणे भागफल कितना आया यहाँ पर? 1, प्लस शेषफल कितना आया? 45। शेषफल कितना आया? 45।
यानी अभी यही स्टेप में भी 0 नहीं हुआ, तो तीसरे स्टेप में हम लोग करेंगे। तीसरे स्टेप में 90 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुणे 2 + 0। इस बार 0 मिल गया है तो इस बार 0। अब देखो अपना HCF क्या होता है, HCF हमेशा देखो, हमेशा HCF जब 0 आ जाता है तो B के स्थान पर जो संख्या रहती है, किसके स्थान पर, Q के स्थान पर, ठीक है, Q के स्थान पर जो संख्या रहती है वही अपना HCF, Q के स्थान पर नहीं, B के स्थान पर, ठीक है, सॉरी, B के स्थान पर जो संख्या रहती है वही अपना क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। जब शेषफल, ध्यान रहे, जब शेषफल 0 आ जाए तो Q के स्थान, B के स्थान पर जो संख्या रहती है वही अपना क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो एक बार हम लोग करते हैं, पहली बार तो हमें कठिन लगता है, लेकिन एक दो बार क्वेश्चन इसका करेंगे तो ये हमें सरल लगने लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन और इस पर बात कर लेते हैं। क्या दिया गया है दिया गया है, देखो एक क्वेश्चन और सिंपल सा हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 इसे भी एल्गोरिथम नियम से विभाजित करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर विभाजन, क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर विभाजन, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेयिका से, किससे, प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, ठीक है। एल्गोरिथम न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से हम लोग इसे निकालेंगे। यह प्रमेयिका होती क्या है, तो A बराबर होता है, A बराबर क्या होता है, A बराबर BQ + R, BQ + R, जहाँ कंडीशन यह है कि 0 R से बड़ा होगा या तो R के बराबर होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन B, यह B जो है हमेशा R से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसे हम लोगों को इस रूप में लिख देना है, यानी A बराबर A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 887 बराबर 887 बराबर 255 इंटू जितना भागफल आए, आगे यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, ऊपर करके देख लो, 867 भागे 255 से भाग देंगे, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, यानी 5 तियाँ 15 की 5, 25 तियाँ 75 और 1 76, यानी कितना आ जाएगा, 201 102। अब यह 102 जो आया भागफल, 102 जो आया भागफल, या इसमें 255 से भाग करेंगे, 255 से तो 2 बार जाएगा, 255 दूना 4, 1 5 51 आ जाएगा, यानी 102 में 51 से भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, या डिवाइड, यानी शेषफल क्या आ गया, 0। तो हमें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। ये अपना पहला स्टेप हो गया, या दूसरे स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में पहला स्टेप यह है, यही तो पहला स्टेप है, वह तो हमने सूत्र लिखा है, फार्मूला। यह क्या हो जाएगा, 3, Q के स्थान पर कितना आया है, 3 + R के स्थान पर आया है 102। अब पुनः हम लोग दूसरे स्टेप में करेंगे। दूसरे स्टेप में कब तक करना है, जब तक R की वैल्यू 0 ना हो जाए। 255 गुणे 255 बराबर 102 गुणे कितना आया है, 102 में 2, तो 2 प्लस शेषफल 51 आया है, शेषफल कितना आया है, 51। फिर पुनः करेंगे तीसरे स्टेप में, देखो तीसरे स्टेप में शायद आ जाएगा 0। 102 बराबर 51 गुणे 2 + 0, 51 गुणे 2 + 0, यानी अब अगर 0 आ गया तो HCF क्या होगा अपना, HCF बराबर क्या आ जाएगा, HCF बराबर देखो B के स्थान पर क्या है, B के स्थान पर 51 है, यानी ये दोनों का HCF क्या होगा, 51 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई ना, ठीक है।
चलो अगला वीडियो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को क्या क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब भी √5, हमें तो पता है √5 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें इसे क्या करना है थॉट के माध्यम से, ठीक है, अपने विचारों के माध्यम से लास्ट में सिद्ध कर देना है कि यह क्या होता है, यह √5 ही है, ठीक है ना। उसे हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है, तो इसके विपरीत हम मानते हैं कि हम लोग मानते हैं कि √5 क्या है इस समय, परमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हो जाती है यानी √5 बराबर a/b, जो p/q के रूप में लिखी हो, यानी a/b के रूप में हो, ठीक है। a/b, जहाँ a और b, जहाँ a और b क्या है, जहाँ a और b दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, दोनों सअभाज्य संख्या है। दोनों कैसी संख्या है, सहभाज्य। अब यह सहभाज्य होने का क्या मतलब होता है, सहभाज्य ऐसी संख्याएं जिनका मस क्या होता है, केवल और केवल एक होता है, अर्थात जिन दो संख्याओं का मस एक होता है, जैसे हो गया 2 3, मस निकालेंगे तो यह देखो 2 से यह भी 1 से डिवाइड होगा, या 3 से लगातार, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे 5 और 7 हो गया, और बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लगातार आने वाली संख्याएं क्या होती हैं सहभाज्य संख्या होती हैं। सहभाज्य संख्या की परिभाषा यही साफ साफ शब्दों में समझो कि जिसका यह HCF क्या होता है, केवल और केवल एक होता है, यानी मस क्या होता है, मस बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का a और b का मस बराबर क्या होगा, एक होगा, केवल और केवल एक ही होगा, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो यह हम लोगों ने मान लिए, ठीक है। जहाँ a और b क्या होता है, जहाँ a और b का सहभाज्य संख्या है, यानी सहभाज्य संख्या है, तो मस क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का। अब यह लेफ्ट हैंड साइड हुए या राइट हैंड साइड, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ठीक है। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम लोग, तो यह क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इजक्वल टू a/b का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, a/b का स्क्वायर क्या होगा, a²/b² हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग तिरछा गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 5b² इजक्वल टू a², ठीक है, यानी b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/5, b² बराबर a²/5, यानी a² में b का भाग जा रहा है। जैसे हम यहाँ ऊपर 25 लिखें, 25 में 5 से भाग करें तो 25 में क्या करें, 5 से भाग 20 लिखें, जैसे यहाँ पर क्या लिखें 20 में 5 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसका 2 गुणनखंड होगा, एक 4 होगा और एक 5 होगा, एक 4 होगा, एक जिससे विभाजित हो रहा है, एक जो आ रहा है, यानी 4 से भी विभाजित होता है और 5 से भी। बात समझ में आ रही है। 20 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 चौक 20, कितना भागफल आया, 4 आया। और गुणनखंड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 4 भी गुणनखंड 20 का होगा और 5 का भी होगा, यानी a² 5 से विभाजित हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, a², अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात a² 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है ना। a² 5 से विभाजित हो रहा है,
5 से विभाजित हो रहा है या 5 का एक विभाजित हो रहा है, तो 5 का एक गुणनखंड हो जाएगा। ए स्क्वायर 5 से ए स्क्वायर का एक गुणनखंड, यानी हम लोग इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। एक गुणनखंड 5 है। ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो ए का भी एक गुणनखंड होगा, इसलिए ए का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ए का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। अब एक अवधारणा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली है, ठीक है। ए स्क्वायर का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, फिर से हम एक कथन को मानेंगे। हम लोग एक चीज़ फिर से मानेंगे, माना बराबर, हम लोगों ने क्या माना इस बार, ए बराबर माना ए बराबर 5n, जहाँ n एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ n एक क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट 5 बराबर a अपान b, यहाँ से a अपान बी हम लोग रखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर जो हमने माना है। रूट 5 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5n अपान b, 5n अपान b। दोनों तरफ का फिर से वर्क करते हैं, दोनों तरफ का वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रूट 5 का वर्ग, यानी 5n अपान बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 वर्गमूल बाहर निकलेगा, 5 बचे 25 n स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। फिर से हम लोग यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अंश और अंश से डिवाइड कर दो, 5 बचे 25, यानी 1 आ गया, यानी इसे इस साइड लाते हैं, हम लोग गुणा करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान 5, यानी n स्क्वायर और बी स्क्वायर अपान 5 दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, तो बी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था, देखो ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 था, क्योंकि 20 में 5 से भाग हो रहा था। इसी तरह से बी में भी 5 से भाग हो रहा है। बी अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, बी मान लेते हैं हम 40 है, 40 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 25 40, यानी एक 5 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, गुणनखंड 8 आएगा। भागफल 8 आया और गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 गुणनखंड, यानी एक 8 और एक 5, जिससे हमने भाग किया वह भी तो गुणनखंड हुआ, यानी यह हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर का भी एक गुणनखंड बी स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो बी का भी, इसलिए बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अगर स्क्वायर का है तो बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो बी का भी 5 होगा, ठीक है ना। बी का भी क्या होगा, गुणनखंड 5 होगा। और हमने माना क्या था, देखो ए का एक गुणनखंड 5 है और बी का एक गुणनखंड 5 है। हमने क्या माना था, हमने माना था ए और बी दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात मस है, यानी गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक होना चाहिए। अतः अपनी अवधारणा क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अतः नहीं तो एक लाइन और लिख लो, अतः बी ए और बी दोनों का गुणनखंड, दोनों का एक गुणनखंड
क्या होगा 5 होगा, दोनों का एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, जो कि होना नहीं चाहिए था, दोनों का एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। यानी केवल और केवल हमने माना था केवल और केवल एक ही गुणनखंड होना चाहिए, सहाभाज्य संख्या होनी चाहिए, वह क्या होना चाहिए 1। अतः अपनी अवधारणा क्या हो जाएगी, इसलिए हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना किया था, गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फटाफट देख लो, रिवीजन में समझा देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमें पता है होती ही है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है अपने शब्दों के माध्यम से। तो हमने क्या किया, इसका विपरीत हमने मान लिया, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा √5 बराबर a/b होगा, जहाँ a और b दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं, जिनका अगर हम गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड सहभाज्य संख्याओं का गुणनखंड केवल और केवल एक होता है, केवल और केवल क्या होता है, एक होता है। ठीक है ना, गुणनखंड उसी को हम कहते हैं मस, केवल और केवल क्या होता है, एक होता है। तो हम क्या करेंगे अब इस बार हम क्या करेंगे, जो हमने माना था दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका a² हम तेरछा गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा b² क्या हो जाएगा b, यानी b² बराबर हो जाएगा a²/5। अब कोई भिन्न है, जैसे 20 है, 20 में हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, जो भागफल आया वह भी उसका गुणनखंड होगा, जिससे हमने भाग दिया वह भी इसका गुणनखंड होगा, यानी 4 और 5 दोनों इसका गुणनखंड होगा। यानी 4 से तो हमें मतलब नहीं है, 5 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, अर्थात a² का एक गुणनखंड क्या है 5 है। a² का एक गुणनखंड अगर 5 है तो a का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग क्या माने होते a², ठीक है चलो छोड़ो a का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 10 का वर्ग माने होते, 10 का वर्ग 5 से विभाजित है, यानी देखो 10×10 में 100 भी 5 से विभाजित है, क्या है 10 का वर्ग 5 से विभाजित है। तो देखो पहली बात तो 100 5 से विभाजित होगा ही होगा, 100 में 5 से भाग करेंगे 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 10×10 में 100, यानी कितना आया 10 आया। एक गुणनखंड तो 5 है ही, दूसरा आ गया 10, हमें 10 से मतलब नहीं है, हमें केवल 5 से मतलब है। और अगर इसे का वर्ग हम हटा दें 10 क्या 5 से नहीं विभाजित होगा, है तो विभाजित ना, यानी a का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। यह अपना एक कंडीशन अपनी अप्लाई हो गई a के लिए। ठीक है, अब यही चीज़ हमें b के लिए भी लाना है, तो हमने क्या किया, a बराबर हमने मान लिया 5, a बराबर हमने एक गुणनखंड हमारा आया ही था n, जहाँ n क्या है पूर्णांक हो जाएगा। a बराबर हमने मान लिया 5n m, जो तुम्हारा मन करे मान लेना, जो यहाँ पर आया है वही हमने माना। a बराबर 5n, जहाँ n एक क्या है पूर्णांक है, n एक पूर्णांक हुआ, तो यह हमने माना है। हम फिर से शुरू पर पहुँचते हैं परिमेय संख्या पर, √5 बराबर a/b, इसमें a की वैल्यू हमने रख दिया, a की वैल्यू हमने रखा 5n/b हो गया, 5n/b हो गया। अब फिर से हमने दोनों तरफ का वर्ग किया, √5 का स्क्वायर और 5n/b का होल स्क्वायर, 5 बचे 25 और n² b², 5 का √5 का स्क्वायर 5 हुआ, इन दोनों को डिवाइड कर दिए, अंश और अंश के साथ डिवाइड होता है, 5 आ जाएगा 5n² b, 5n²। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तिरछा गुणा कर लिया, यहाँ 1 था तो b² इधर आया इक्वल टू और 5n² यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो
हमने 5 इधर गुणा के रूप में इसे इस साइड लाए, यानी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एन स्क्वायर बराबर आया, एन स्क्वायर बराबर आया बी स्क्वायर अपान 5, बी स्क्वायर अपान 5, एन स्क्वायर बराबर आया बी स्क्वायर अपान 5, यानी बी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। जिस तरह से यहाँ पर 100 की बात चल रही थी, उसी तरह से अगर हम कह लें, उसी तरह से क्या कह लें, उसी तरह से हम कह लें 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर अपान 5, 15 का स्क्वायर अपान 5, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे 225 जो आएगा 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा, 5 चौक 20, 5 पचे 45, एक गुणनखंड 45 होगा और एक इसका 5 तो होगा ही होगा, हमें 45 से मतलब नहीं है, यानी 5 क्या होगा 225 5 से विभाजित होगा, यानी बी स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 5 होगा, और 15 अगर स्क्वायर हटा दें 15 भी तो 5 से विभाजित होगा, यानी बी का भी एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। अतः ए और बी दोनों का एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा, इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई, गलत होगी। हमारा यहाँ पर आना चाहिए था, अगर हमारी कल्पना सही होती तो हमारा एक गुणनखंड क्या आना चाहिए था, हमारा गुणनखंड आना चाहिए था एक ही गुणनखंड केवल आना चाहिए था, वह एक, और इसका इन दोनों का गुणनखंड 5 है, एक और कोई आएगा उससे हमें नहीं मतलब है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है चलो।